हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए एक बार फिर से बेहतर क्लास लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चों का काफ़ी टाइम से डिमांड था कि सर टेंस पर वीडियो लाइए, क्योंकि जब भी हम सर टेंस पढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है सर टेंस को लेकर। पता नहीं क्यों इतने सारे वीडियोस देख रखे, इतनी बार हमने क्लासेस अटेंड कर रखा है, फिर भी सर बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होता है, कभी हिंदी आइडेंटिफिकेशन समझने में दिक्कत होती है। और मैं भी मानता हूं कि ये बात आप लोगों की सही है और ये चिंता का विषय भी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेंस का क्लास। आज से टेंस की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टेंस में। क्योंकि आज का क्लास मैं टेंस की अगर बात करें तो पूरा तो नहीं, लेकिन ओवरऑल मेन टॉपिक पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा और उन टॉपिक्स को जरूर टच करूंगा जो कि कहीं ना कहीं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम सबसे बात करते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता क्या है? जैसे हम बात करते हैं समय की, उसी तरीके से इंग्लिश में टेंस को बात करते हैं। जब भी टेंस की बात आती है तो उसमें हम लोग बात करते हैं समय की। तो यहाँ पर ये बात पता चला है कि जो भी हम कोई बात करते हैं, कोई लिखते हैं, कोई भी चीजें कहते हैं, तो उसमें बात आती है आपकी टेंस। तो टेंस की अगर हम सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं टेंस की: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन उस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कह देने से टेंस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत है। और जब सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें कैटेगराइज किया गया है। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट अगर मान लें तो प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, राइट। और पास्ट के भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। यानी टोटल हमें टेंस पढ़ने के लिए 12 टाइप्स पढ़ने होते हैं। लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है, 12 टाइप्स पढ़ते पढ़ते बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ स्ट्रक्चर्स भूल जाते हैं, कुछ रूल्स भूल जाते हैं, उसके बाद बार बार पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं ओवरऑल जो टेंसेज अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां से क्वेश्चन राइज होते हैं, उन्हीं टॉपिक पे सबसे ज्यादा मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। जिसके अगर बात करें सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट में जो पहला, यानी अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, यानी ये कह सकते हो आप कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। उस चारों भाई में जो पहला भाई है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चारों टाइप्स में पहला भाई कौन सा है? उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं अक्सर। और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना। और जब भी सेंटेंस मैं चेक करता हूं कॉपी, उसमें देखता हूं बहुत सारे ग्रामेटिकली एरर्स बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें रूल्स पता नहीं होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आया हूं, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे इस क्लास में। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ केसेस मैंने लिख रखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। लेकिन सबसे पहले केस या रूल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और कैसा दिखता है एक्चुअल में। मैं अगर 4 भाइयों की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो एक भाई है उसके बारे में हम उसके क्वालिटीज के बारे में जानेंगे, यानी उसकी कमियां क्या है, उसकी अच्छाइयां क्या है ना। सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। उसके आइडेंटिफिकेशन, वो दिखता कैसा है, तभी तो हम पहचान पाएंगे ना कि टेंस में सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते ही दूर से कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, देखते ही पहचान जाना है। तो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए मैं बहुत सारा क्लासेस बच्चों को देखा है मैंने करते हुए, और बहुत सारे टीचर्स भी यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स ने क्लासेस दी है इसकी। तो उसमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं वो कि देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो ता है, ती है, ताहू होती है, राइट। तो ये तो है ही, राइट। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें कि हमारे माइंड में वो चीज हमेशा बन जाए, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, ताहे तीहे ताहू के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। ये तो ध्यान रखना ही है कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन में। लेकिन बच्चों को वहां दिक्कत हो जाती है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं। जब इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ होता है तब उस समय सोच में पड़ जाते हैं, सर इसमें तो ताहे तीहे ताहू नहीं है। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ किस टेंस का सेंटेंस है। तब बच्चों का मुंह बंद हो जाता है, उन्हें डाउट्स हो जाता है, फिर उन्हें समझ में नहीं आता है कि सर आखिर किस टेंस का सेंटेंस है। तो आज के बाद वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें
तो इसके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस राइट V1 V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जो बहुत ज्यादा यूज होता है बुक्स में या बोलते टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ते क्यों, हमें पढ़ना क्यों है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सर क्या होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप प्रेजेंट में कोई भी रूटीन की बात करें, राइट, किसकी बात कर रहे हैं, रूटीन की या हैबिट की बात करते हैं, तो जब भी आप रूटीन या हैबिट की बात करते हैं तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। लेकिन प्रेजेंट में आपका हैबिट होना चाहिए। प्रेजेंट में रूटीन को आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें। जैसे कोई सेंटेंस हम बोलते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस हम बोलते हैं एवरी संडे, ही कम्स हेयर एवरी संडे। सर वो मतलब हर रविवार को सर यहाँ आता है, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंस यानी उसकी हैबिट बता रहा है कि सर वो ऐसा करता है, हर संडे को यहाँ आता है, एवरी संडे आता है, सर एवरी संडे वो वहां जाता है ना। वो ड्यूरिंग हॉलीडेज में वो विजिट करने यहाँ आता है ना। ही है ना विजिट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो आपको ये चीज बताते हैं कि डेली रूटीन की बात कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, रूटीन या हैबिट को बताते हैं। तो ये चीज तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस को पढ़ने से उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की, तो बहुत बार देखा गया है कि सर V1 क्या होता है। तो सर एक बार मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि V1 जो होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखेंगे आप लोग। वर्ब 1 मेन वर्ब होता है। जैसे मैंने कहा गो, तो गो आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये वर्ब 5 में कन्वर्ट कैसे होगा, तो जब इसी गो में हम मेन वर्ब में जब हम एस या ES ऐड कर देते हैं तब ये वर्ब 5 में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है। यानी गो में ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आसान उतना नहीं है क्योंकि बच्चे इसी में गलतियां करते हैं। बार बार मैंने देखा है, बहुत सारी कॉपी चेक की है बच्चों की इंग्लिश की, तो उन्हें यही चीज समझ में नहीं आता है कि सर एस और ES का यूज कहां करना है और कैसे करना है। तो आज मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊंगा और वो तरीका बताऊंगा जिससे आप लोगों को रूल्स नहीं रटना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है बुक्स में या कहीं भी देखा मैंने कि जब बच्चे एस या एस कहाँ लगाना है, जब उनको डाउट होता है तो वो रूल पढ़े हुए होते हैं। सर ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर हो तो वहां पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब मेन वर्ब में एस लगाना है, ये पढ़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बस दो ही चीजें बताऊंगा। पहला बताऊंगा सर सिंगुलर, क्या बता रहा हूं मैं, सिंगुलर, और दूसरा है प्लूरल। ध्यान रखेंगे आप लोग, बस यहाँ दो ही चीज की बात करेंगे, इसी से आपका पूरा डाउट क्लियर। क्या है सिंगुलर, क्या है प्लूरल। आप लोग भी जानते होंगे सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर का मतलब एक चीज, राइट, एक चीज की बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। तो जहां भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, है ना, वहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। और ये रूल भी है किसका, सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मैं उसका भी वीडियोस लेकर आऊंगा बहुत जल्द, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाता है, ये रूल है। और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मान लो मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट कहा, मैंने कहा वह, है ना। अब जो हम लोग बोले थे ही, सी, इट, नेम, ही जब बोलेंगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म उसके साथ यूज करेंगे, बता दिया मैंने। जैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही, अगर ही के साथ आपको गो लिखना है तो अगर ही गो लिख दीजिएगा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। तो गो में जब तक हम ES ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो अब समझ में आ रहा होगा जरूर आप लोगों को कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके मेन वर्ब में SES लगाना बहुत जरूरी है। इसी के कारण बच्चों के ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं जब वो किसी टॉपिक पे लिखते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, बोलते टाइम लिखते टाइम इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे आप डेफिनेटली तो आप लोगों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी और इस चीज ये गलतियां करने से आप लोग बचेंगे, राइट। अब देखिए बात करते हैं और भी सिंगुलर कुछ सब्जेक्ट की। मान लीजिए दीपक सर,
दीपक सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, राइट। तो दीपक सर क्या, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, राइट। तो दीपक सर यहाँ पर मैंने बात की, तो दीपक सर, यहाँ पर दीपक सर। अब पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है बताओ, टीच होता है ना। तो टीच में क्या ईएस लगाएंगे, टीचर्स करेंगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दीपक सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में तो एसीएस लगाना होगा ना। तो दीपक सर टीचेज अस इंग्लिश या टीचेज मी इंग्लिश, दैट्स राइट। अगर टीच कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब 5 यूज करना है, यानी जो मेन वर्ब होगा उसमें एस और ईएस ऐड कर देना होगा आपको, राइट। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल का मतलब है आप लोग जानते हैं दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, राइट। तो दो या दो से जब ज्यादा की बात करते हैं तो वहां पे प्लूरल होता है। अब देखिए प्लूरल में आ जाएगा जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, राइट। आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये उनको प्लूरल की श्रेणी में रखा गया। तो मान लीजिए हम अगर बात करते हैं हम लोग, वी, तो वी के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म यानी मेन फॉर्म। तो जैसे मैंने कहा वी टीच। अगर हम इसमें ईएस लगा देंगे, और बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने कॉपियां चेक की हैं तो मैं जानता हूं कि इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, ईएस लगा देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि सब्जेक्ट सर कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। तो उस कंडीशन में बच्चे गलतियां करते हैं, तो आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है। अभी जस्ट मैंने बताया एग्जांपल में। अब बताइए प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, आप लोग, तो सर यू टीच, राइट, यू स्टडी, यू गो, यू प्ले, राइट। तो उसमें एसीएस नहीं लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आपको प्लूरल ही लेना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं बात करता हूं और प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा भी कुछ देर पहले कि दीपक सर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन वही अगर मैं दो सब्जेक्ट ऐड कर दूं इसमें, यानी दीपक सर और डियर सर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तब सोचिए दो नाम आ गया ना यहाँ पर। जब भी यहाँ पे दो नाम की बात आती है, जब भी दो नाम, यानी क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा की जब भी बात करेंगे प्लूरल, तो वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दीपक सर एंड डियर सर टीच। यहां पर आप टीचर्स नहीं करेंगे, टीच करेंगे, राइट। तो इसी चीज को आपको समझना है कि कहां एस लगेगा यानी और कहां नहीं लगेगा, बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस जरूरत है इसका खूब सारा आप लोग प्रैक्टिस करें, राइट। अब बात करते हैं इसके कुछ निगेटिव सेंटेंसेस की। ओके, तो निगेटिव में बात करते हैं तो इसी में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो इसमें डू और डज एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो यहां पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो यहां पर हम लोग डज यूज करते हैं। याद रखेंगे आप लोग, क्या यूज करेंगे, कौन सा, डज यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो यहां पर डू यूज करेंगे, याद रखेंगे। इसका एसीएस हट जाता है, यानी प्लूरल वाले में क्या होता है, इसमें एसीएस नहीं लगेगा, इसी का कन्वर्ट होके इसमें डज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने कहा कि वह नहीं आता है, वह नहीं आता है, तो वह ही, अब डज लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, राइट। ही डज नॉट कम हियर, हो गया, सेंटेंस बन गया। अब हम लोग वहां नहीं जाते हैं, हम लोग वहां नहीं जाते हैं, बात यहां निगेटिव की कर रहे हैं, राइट। तो जब भी बात निगेटिव की आएगी तो यहां पर डू लगा देंगे, यूज कर लेंगे, उसके बाद ही आपको नॉट का यूज करना है। तो कैसे बनेगा बताओ, वी डू नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधर आएगी। यानी स्ट्रक्चर आपका ये बनता है, सब्जेक्ट जब यूज करेंगे तो डू और डज लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डू लगाना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि डू कहां लगाओगे, बताओ आप, डू किसके साथ लगाओगे, तो सर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल रहेगा तो वहां पर हम डू का यूज करेंगे, और वही सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो जाएगा तो हम वहां पर डज लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिक्स है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का फॉर्म आपको यूज कर देना है, सेंटेंस आपका बन जाएगा, वो भी विदाउट ग्रामेटिकली एरर्स।
और पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको ग्रामर्स में, या फिर आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, राइट। चलिए, अब यहां पर तो हमने बात की जस्ट निगेटिव सेंटेंस की, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, राइजिंग क्वेश्चंस, है ना, और यस या नो में उसका हम लोग रिप्लाई करते हैं, तो यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी बोलते हैं। जैसे क्या आप यहाँ आते हैं, क्या दीपक सर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या से जब बात आती है ना, तो वहां पर डू और डज जो होता है, जो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको बताया कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो हमें पहले लिखने होते हैं। जब भी बात आएगी क्या पहले, यानी क्या अगर फर्स्ट में आ गया, ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, अगर क्या पहले आ गया, वो चीख चिल्ला के आपसे कह रहा है भैया मुझे उसका हेल्पिंग वर्ब दे दो, मैं बन जाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अभी जस्ट मैंने आपको बताया, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सर डू और डज होता है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, राइट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, ध्यान रखना है। और उस सेंटेंस की स्टार्टिंग डू डज से होगी, अगर डू डज से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, दैट्स मीन वो इंट्रोगेटिव है। और किसका इंट्रोगेटिव है, किस टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ध्यान रखेंगे कि जहां भी डू डज आएगा समझ आना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब 1 और वर्ब 5 वाला फॉर्म का ये सेंटेंस है। बस यही चीज आपको माइंड में रखना है। अब तो मैंने कहा डू यू कम हियर, क्या तुम यहां आते हो, डू अगर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कोई भी, मान लो प्लूरल का कोई यू हमने यूज किया, तो डू यू कम हियर बन गया, क्या आप यहां आते हैं, डू यू कम हियर। डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, राइट। तो ये क्या मैंने इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आप लोगों से जस्ट मैंने पूछा और आप लोगों ने उसका आंसर किया, राइट। अब इसी में इंट्रोगेटिव में ही WH टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आप लोगों को क्यों अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्यों, कब पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं, राइट, कब, क्यों, कहां, कैसे, कोई भी WH वर्ड आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाए, सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश लिखना, WH वर्ड पहले आता है, ये रूल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि सब कुछ भी हो जाए WH वर्ड पहले आएगा। बहुत सा WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड होता है जो वर्ड जो है WH से मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया, ये जितने भी वर्ड मैंने अभी कुछ बताया आपको, ये सभी के सभी WH वर्ड है। जैसे बीच में आ जाते हैं, सर आप कैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप कब अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, है ना, सर आप अंग्रेजी कितना अच्छा पढ़ाते हैं, राइट। तो ये जितने भी मैंने कितना अच्छा, कब, क्यों, कहां, कैसे है, आप जब भी सेंटेंस में यूज हो रहा हो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश लिखना, सबसे पहले इंग्लिश उसकी ही बोलना। तो सबसे पहले मान लो WH वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद डू और डज लगा लेना है, यानी फिक्स है हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना है कि जब भी WH वर्ड यूज होता है कहीं पर, उसके जस्ट बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखे जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सर हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, जस्ट अभी आपने बताया। तो डू और डज को पहले लिख देंगे, है ना, WH वर्ड के बाद डू डज लिख लेंगे। आफ्टर दैट यानी उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, ध्यान रखेंगे, ये आपका गाइडलाइंस है। इसके बिना आप अगर चाहोगे सर सब्जेक्ट पहले लिख दे, डू डज को बाद में कर दे, या WH वर्ड को पहले लिख दे उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर वहां पे ग्रामेटिकली एरर्स हो जाते हैं, वहां पे मार्क्स कटते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये एक तरीके से कह सकते हैं रामबाण है आपका। ओके, चलिए, तो WH वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सब में ध्यान रखेंगे, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस जो पहला वाला मैंने बताया, इस फॉर्म में ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH सेंटेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ध्यान रखना है डू और डज का। ओके, तो डू मैंने बता ही दिया कि कब यूज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जस्ट मैंने बताया। इसकी खूब आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। तो चलिए एक सेंटेंस हम आप लोगों को कहता हूं बनाने के लिए। WH वर्ड का भी जो मैंने रूल बताया है, आप लोग एक सेंटेंस बनाकर बताओ। चलो WH का कोई भी वर्ड मैं लिख लेता हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया व्हेन। ओके,
देखिएगा ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सेंटेंस एक रेडी हो जाएगा, क्रिएट करेंगे। व्हेन के बाद हमेशा डू या डज में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब को लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए यहां पर मैं डू लिख रहा हूं ना, डू लिख रहा हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट कैसा लेना होगा, देखो यहां पर बताया है ना, अगर डू लिखना होगा तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए बाबू, प्लूरल होना चाहिए ना, प्लूरल। तो यहां पे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आप लिख सकते हो, फ्री हो आप, फ्री हो एकदम, यहां पर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आप लिख लो, कभी गलती नहीं होगी। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कोई भी लिख लो। तो मान लो यहां पर मैंने वी लिखा था, यू लिखा था, आप यू लिख दो, वी लिख दो, बॉयज लिख दो, गर्ल्स लिख दो, है ना, बर्ड्स लिख दो, है ना, फिशेज लिख दो, है ना, डीए सर एंड दीपक सर, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। व्हेन, डू, यू, राइट। उसके बाद गो लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिक्स है। किसमें आएगी, तो याद रखेंगे सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। व्हेन डू यू गो, उसके बाद टू स्कूल या कॉलेज, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, वहां पर आपको ऐड कर लेना है। तो चलिए, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कैसे इन सेंटेंसों को बनाते हैं, और इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी आप लोगों ने जो पढ़ी थी उसको भी मैंने रिलेट किया, बताया कि ताहे तिहे ताहू जो बुक्स में लिखे होते हैं वो भी सही है, पुराने रूल्स है, लेकिन अब उनके चक्कर में पड़े रहोगे तो हिंदी में सर मैं जाता हूं, हाँ ताहू तो लगा हुआ है, आई गो बनना चाहिए, राइट। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आजकल के जो इंग्लिश की स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, बुक्स हो या कहीं भी हो, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है सेंटेंस को पहचानने में। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहतर एनालिसिस के साथ, बेहतर कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए वो ट्रिक्स लेकर आया हूं, ताकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस देखते ही चुटकियों में आप लोग पहचान लें कि सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आपने जान ही लिया कि सर ताहे तिहे ताऊ रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी सर कोई और भी है तरीका क्या आपके पास, ताकि मैं देखते ही पहचान जाऊं कि अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, यानी प्रेजेंट का पहला भाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आपके पास कोई और तरीका है क्या सर? बिल्कुल है, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि पता है, अगर 12 भाइयों की बात करें ना, टेंस के 12 भाई हैं, यानी 12 भाई के बारे में पढ़ना है, लेकिन उस भाई में सबसे प्यारा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कामयाब अगर बात करें और बहुत ज्यादा यूज होने वाला, जो बार बार कहते हैं ना भाई तू आजा तेरे बिना काम नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा जो है ना यही भाई यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है, अधूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आया हूं, और मैं उन्हीं टॉपिक पे टच करूंगा जो कि टेंस के सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे आप लोगों को कैसा वीडियो लगा और कब चाहिए, और जितना जल्दी आप लोग कहेंगे उतना ही जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर भी आऊंगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया है मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को और भी सर किस तरीका से पहचान सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो सेंटेंस को पढ़ने से अगर वो रूटीन की बात करता है, हैबिट की बात करता है, लेकिन प्रेजेंट में होना चाहिए। प्रेजेंट में अगर कोई हैबिट की बात करता है, रूटीन की बात करता है, तो सर देखते ही कह देंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सर ने बताया था जहां भी रूटीन और हैबिट आती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही होता है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही हो। देखो, जैसे मैंने कहा सर ही कम्स हेयर, ही कम्स हेयर एवरी संडे। एवरी संडे यानी प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक रविवार को आता है, प्रत्येक संडे को, एवरी संडे आता है, यानी उसकी रूटीन है, हैबिट है कि वो हर संडे को आता है। he goes to the church every Sunday, वो हर संडे को ना चर्च जाता है सर, राइट, हर संडे को वो चर्च जाता है। इसका मतलब क्या है, उसकी हैबिट है, बता रहा है, रूटीन है, उसने रूटीन में लिख रखा है कि हर संडे को मुझे चर्च जाना है, और जाता है। तो जहां भी रूटीन की बात आती है ना, हैबिट की बात है, वही इसीलिए मैंने ये रूल लिखा है, देखो यहाँ पे लिख दिया है ना, किस वन में कि डोनेट, है ना, डोनेट एन एक्शन यूजुअली डेली एंड फ्रीक्वेंटली एज अ रूटीन एट अ फिक्स्ड इंटरवल, राइट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यहाँ पे लिख दिया मैंने, फ्रीक्वेंटली, रूटीन, और डेली की बात आती है, रूटीन की बात आती है, हैबिट की बात आती है डेली बेसिस पे। जैसे मेरे पिताजी प्रतिदिन सुबह में अखबार पढ़ते हैं, मैं सुबह में प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक, है ना, एवरी मॉर्निंग। ये मेरा क्या है, रूटीन है, हैबिट है मेरा, इसीलिए मैं प्रतिदिन जाता हूँ।
तो आपको समझ में आ रहा होगा सेंटेंस, सर आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सही है सर, मेरा आदत है, हैबिट है, रूटीन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। आई गो, आई मैंने जस्ट अभी बताया, आई कैसा सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर, एक की बात करें आई, तो आई के साथ क्या होगा वर्ब का यहाँ पर आई आ गया तो आई गो। यहाँ पर मैंने बताया आई ध्यान रखना है इसमें कि आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देंगे नॉर्मल, राइट। तो आई गो, तो यहाँ पर बात कर रहा था, देखते ही सेंटेंस को समझ में आ जाए, है ना, कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, यानी टेंस में किस टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो वो सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चलेगा कि वो रूटीन की बात कर रहा है, हैबिट की बात कर रहा है, या कोई एट अ फिक्स्ड इंटरवल की बात कर रहा है। फिक्स्ड इंटरवल की बात करें जैसे कोई सीजन होता है ना, जैसे स्प्रिंग सीजन ही है अभी, राइट। तो स्प्रिंग सीजन में कभी होता है ना, फूल जो है, फ्लावर्स या पत्तियां जो होती है, लीव्स, वो बूम करती है, राइट। तो द फ्लावर्स बूम्स इन द स्प्रिंग। तो ये एक इंटरवल के बाद ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो ये एक छोटा सा इंटरवल है, द फिक्स्ड इंटरवल के बाद जब कोई चीज शुरुआत होती है ना, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, राइट। तो बस आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये याद रख सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, अपनी बुक्स में पढ़िए, बुक्स को खोलिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए और उसमें देखिए, टाइम दीजिए। देखोगे आप जो सब्जेक्ट होगा ना, उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, यानी एसीएस लगाया होगा किसी ने एसीएस नहीं लगाया होगा। तो किसमें एसीएस लगाया होगा वो आपको देखना है। कैसे देखोगे, कैसे चेक करोगे, तो देख लेना कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, सिंगुलर, तो उसमें क्या किया होगा, एसीएस लगा देगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी तो उसमें एसीएस लगा देगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, राइट, प्लूरल होगा तो देखना उसमें एसीएस नहीं लगाएगा, वर्ब की मेन फॉर्म लिखकर यूज कर देगा। तो समझ जाना कि सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अब पकड़ में आएगा ना। अब यही प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बताया जाता है सर ताहे तिहे ताऊ, फिर इंग्लिश में वो ताहे तिहे ताऊ कहां से ढूंढेंगे, फिर तो उनकी कहानी वहीं खत्म है। तो हमें इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश को समझना है, तो उसके लिए आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब देखना है कि वर्ब में एसीएस लगा है या नहीं, राइट। वर्ब में अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब में एसीएस लगा है तो समझ जाएंगे कि सर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। या रूटीन और हैबिट की बात होगी तो वो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। उसके बाद केस नंबर 2 में यहां देखिएगा आप लोग, केस नंबर 2 में कहता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और इंपरेटिव सेंटेंस में आते क्या क्या है, तो कोई ऑर्डर्स की बात आती है, कमांड्स की बात आती है, इंस्ट्रक्शन की बात आती है और रिक्वेस्ट की बात आती है। तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज लेंड मी सम मनी, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो जब भी बात यह रिक्वेस्ट की आती है, कमांड की, इंस्ट्रक्शन की बात आती है, मैंने कहा टर्न लेफ्ट, ये क्या था सर, इंस्ट्रक्शन था, राइट। स्विच ऑफ यानी क्या था, ये हमारा ऑर्डर था। तो जहां भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस की बात आती है वहां हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन वो आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तो इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन वो है किस टेंस का, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और चलते हैं केस नंबर 3 पर। चलिए केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केस नंबर 3। देखिए यहां पर लिखता है न्यूज हेडलाइंस। आप लोगों में से कौन कौन इंग्लिश से न्यूज़पेपर पढ़ता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप लोग कितना ज्यादा पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हैं, ये भी बताना है। और आज इसलिए मैं बता रहा हूं कि न्यूज का हेडिंग्स जो होता है, हेडलाइन जो होता है, सभी के सभी यूजुअली माने अक्सर देखेगा आप लोग पढ़ेंगे या देखेंगे किसी भी स्पीकर को बोलते हुए, है ना, न्यूज चैनल में, जब वो इंग्लिश में आप लोग सुना कीजिए पहले, है ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि अच्छा जो होता है स्पीकर वही बन पाता है जो एक अच्छा लिसनर होता है। तो पहले आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, फर्स्ट यू हैव टू बी द गुड लिसनर। ओके, तो अच्छा से सुनिए पहले। और जितने भी न्यूज हेडलाइंस हैं वो अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, है ना। अब बातें तो होती है, या कमेंट्री आप लोग सुने होंगे, मैच देखते हैं, आईपीएल आ रहा है, आईपीएल के सीजन भी आ रहा है, मैचेस देखे होंगे, उस मैचेस में देखेंगे जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, राइट, तो वो जब बात बोलते हैं ना तो अक्सर बातें बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे तो पास्ट में होता है लेकिन उसको भी प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे तेंदुलकर ने 6 मारा तो वैसे तो पास्ट में बात चला गया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर हिट्स 6,
राइट। तो हिट्स में एस लगा देना, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में उसको क्यों यूज किया? बात तो पास्ट की किया कि मारा, लेकिन प्रेजेंट में उसको लिखने का कारण था कि सर जो न्यूज हेडलाइंस होते हैं या कमेंट्री होती है वो सभी के सभी ऑलवेज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही सेंटेंस में लिखे जाते हैं। तो ये चीज अगर आपको ध्यान में रखोगे, ध्यान में रहेगा, तो डेफिनेटली आपको बोलते टाइम ये तुरंत स्ट्रक करेगा, उसमें डाउट नहीं होगा कि सर कौन सा स्ट्रक्चर यूज करो, कुछ समझ में नहीं आया। आप अगर कहीं कमेंट्री करा रहे हो, कोई न्यूज हेडलाइंस तैयार कर रहे हो, बोल रहे हो, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस बोलते जाओ, भर में एसीएस लगाओ और बोलते जाओ, बिल्कुल सही आपका सेंटेंस। तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सबका कह सकते हैं बाप है। अगर टेंस में अगर बात करें तो सबकी टेंशन बढ़ाता है, इसलिए है। और बच्चे प्रॉब्लम कहते हैं सर बहुत बार पढ़ लेकिन आता ही नहीं है, क्या करें, समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बाबू मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि थोड़ा टाइम दो, है ना, और प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी रूल्स भी मैंने कवर कर दिया है लगभग, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आप लोगों को कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आप इनको अच्छे से स्टडी कर लोगे तो। कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए मैंने बात किया यहाँ पर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाएंगे। उसके बाद केस नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा आइए बात करते हैं। कहता है राइट यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कहता है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो हमेशा सत्य बात होता है। जैसे मैंने कहा कि सर सूरज पूरब में उगता है, राइट, सूरज पूरब में उगता है, तो ये तो सर यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सत्य बात है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सूरज पश्चिम में उगता है कोई कह दे मैं मान लूं। तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं ना वो अक्सर आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं यूनिवर्सल। और साइंटिफिक फैक्ट्स की अगर बात करें तो वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। और क्या है, मैथमेटिकल रूल्स हैं, जैसे कहते हैं ना सर 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes, तो मेक में हमने एस लगा दिया ना, तो ये मैथमेटिकल रूल्स थे कुछ। और साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें, कहते हैं ना कि सर पानी जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, हाँ, तो द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहां पर हमने देखा कि जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स थे वो भी सभी के सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। तो इतनी सारी क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा केस है इसका, सबसे ज्यादा, और इससे सबसे ज्यादा केस भी बच्चों के भी तो आते हैं ना। कहते सर बहुत प्रॉब्लम होती, कितना बार टेंस पढ़ ली, कितने यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन सर अभी तक मेरा डाउट्स क्लियर नहीं हो पाया। अभी भी बोलना होता है सर ही बोलना होता है गोज, मैं बोल देता हूँ ही गो, है ना, बोलना होता है ही रन्स, मैं बोल देता हूँ ही रन। ऐसे भी बच्चे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, बनता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे, डेफिनेटली मैंने अभी क्लासेस दी हैं आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी आप लोगों को, है ना, इस टेंस में कभी प्रॉब्लम होगी, राइट। चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट केस की। तो यहां पर मैंने बताया आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, साइंटिफिक फैक्ट्स और मैथमेटिकल रूल्स के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है ना। इसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव में भी एरर्स पूछे जाते हैं, है ना, और एरर्स का भी मैं क्लास लेकर आऊंगा, स्पॉटिंग एरर का। जब टेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग देखना चुटकियों में बता दोगे सर इस सेंटेंस में एरर कहां है। आप लोग खुद बताओगे, देखते ही बताओगे, बस बने रहना। और पूरा रूल्स आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस पढ़ लेना है एक बार। मैंने तो याद करवा ही दिया है और एकदम याद करवा दूंगा, मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, रटना नहीं है। तो पहला रूल, पहला केस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, राइट। चलिए केस नंबर 5 की बात करते हैं। इट्स एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 5 क्या कहता है कि सर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो फ्यूचर में जो इवेंट होते हैं ना, अगर कोई फिक्स्ड इवेंट है, यानी प्रोग्राम फिक्स है, या टाइम टेबल की बात करते हैं, फिक्स्ड टाइम टेबल है ना, तो उसके लिए सर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। एक बार हुआ था, एक बच्चा लेकर आया था मेरे पास क्वेश्चन, कहा था कि सर इस हिंदी का एक सेंटेंस था, लेकर आया था कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। तो उसमें जब ट्रांसलेशन की कोई बुक थी तो उसमें लिखा हुआ था द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। तो कह रहा सर इसमें तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन में गागी लगा हुआ है, लेकिन इसमें भर में एसीएस लगाया हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्यों बनाया है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, और उसका क्वेश्चन डाउट्स तो स्वाभाविक बात है, बनता है, इसलिए बनता है ना क्योंकि उसने रूल्स नहीं पढ़ा था। देखो ट्रांसलेशन तो पढ़ा लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल्स नहीं पढ़ा था, केस नहीं पढ़ा था, जिसके कारण उसको दिक्कत हुई। वो नहीं जानता था कि अगर
फ्यूचर में कोई काम फिक्स्ड हो, गाली के लगा वो डजेंट मैटर, अगर वो बात फ्यूचर में फिक्स्ड है, फिक्स्ड कह रहा है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, उनका फिक्स्ड होता है प्रोग्राम, मैच 2 बजे शुरू होगा, भले ही गागे लगा हुआ है, डजेंट मैटर, गागे की लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कह रहा है ना कि फिक्स्ड होता है, मैच का टाइम बदलता नहीं है, तो वहां पर स्टार्ट्स लिखेंगे, विल स्टार्ट नहीं लिखेंगे, फ्यूचर में बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर में प्रोग्राम फिक्स है, इसीलिए हम लोग वहां पर इसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसों को बनाएंगे, राइट। ये ध्यान रखना है। तो फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर, कोई भी बात आती है, जैसे कभी कभी होता है कि सर समर वेकेशन आएगा कुछ दिन बाद, कुछ मंथ बाद आप लोगों का, तो उसमें कहोगे सर इस बार तो सर जुलाई में स्कूल खुल जाएगा, सर ने बता दिया 1 महीने की छुट्टी तो पड़ गई है, लेकिन सर जुलाई में स्कूल खुलेगा। तो कभी कभी ऐसा थोड़ी होता है कि जुलाई के बदले कहोगे सर इस बार नवंबर में खोल दो ना, मजा आ जाएगा। सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सर फिक्स होता है कि जब जुलाई में कह दिया गया तो जुलाई में स्कूल आपका खुलेगा ही खुलेगा, तो ये फिक्स्ड प्रोग्राम है। तो वहां पर लिखते हैं हम लोग रिओपेंस, राइट। the school reopens in July, the school reopens, will reopen नहीं होगा, will reopen नहीं होगा, क्या होगा, the school reopens in July होगा। क्यों? प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको एसीएस लगाकर क्यों मैंने बनाया? क्योंकि सर सेंटेंस हमारा फिक्स्ड था इन प्रोग्राम इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई मेड अ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए मैंने बनाया है। तो इस चीज को समझना है, क्योंकि जब हिंदी में आप ता ती ती करोगे ना, तो फिर आपको वहां प्रॉब्लम होगी, और ये बात सही भी है, क्योंकि बच्चे यही जब ट्रांसलेशन के बुक लेकर बैठते हैं तो उनको दिक्कत होती है बनाने, और होगी जब तक आप रूल्स नहीं जानोगे उसके कि कहाँ यूज किया जाता है, तब तक तो आपको दिक्कत होगी। चलिए, तो एक बार हम लोग माइंड में रिकॉल करते हैं, सभी केसेस को याद करने की कोशिश करते हैं। तो याद कुछ नहीं करना है, बस एक बार माइंड में रखना है, सर हैबिट और रूटीन। केस नंबर 1, हैबिट और रूटीन की जब भी बात आती है उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा केस क्या है सर, किसमें यूज करते हैं, तो बताओ, इंपरेटिव सेंटेंस, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तीसरा रूल क्या है सर, कोई भी न्यूज हेडलाइंस होता है या इंग्लिश कमेंट्री होती है ना, वो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी ऐसा देखना आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। रूल नंबर 4 यानी केस नंबर 4 ये कहता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स हो या मैथमेटिकल रूल हो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना है। वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं, फिर उसमें आपको ताते ती देखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म यूज कर देना है, मेन वर्ब लगाना है या उस मेन वर्ब के साथ एसीएस लगाना है। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं केस नंबर 5, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर, कोई भी बात या कोई टाइम टेबल है ना, जैसे एरोप्लेन है ना 9 बजे पहुंचेगा, तो ये 9 बजे फिक्स्ड होता है, राइट। कभी कभी होता है इनकेस 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन ये फिक्स्ड होते हैं कि इतने बजे वहां पर प्लेटफॉर्म पर या वहां पर पहुंचेगी एयरपोर्ट पे, तो वहां पर हम लोग पहुंचे हुए होते हैं, फिर वहां से वो चली जाती है, तो ये फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर अराइव्स लिखते हैं, विल अराइव नहीं लिखते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पास्ट के कुछ टॉपिक पर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब टेंस के दूसरे पार्ट की। अब बात करेंगे पास्ट टेंस की। हमने जस्ट अभी पढ़ा प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के, और प्रेजेंट में जो पहला टाइप्स होता है, पहले भाई जो होता है उसका जो पहला भाई था उसके बारे में पढ़ा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। वैसे ही पास्ट का जो पहला भाई होता है, वैसे पास्ट के कितने भाई होते हैं, 4। याद रखेंगे आप लोग, सबके 4-4 टाइप्स होते हैं, 4-4 भाई होते हैं, टोटल 12 पढ़ने हैं। लेकिन मैं आज जो कवर करने वाला हूं सिर्फ 3, लेकिन 3 जो है बहुत डीपली और सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये टेंस है, इसलिए मैं कवर करवा रहा हूं। क्योंकि अगर ये तीनों को आप अच्छे से सीख गए तो डेफिनेटली 60 to 70% इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आप इन तीनों पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या बोलचाल की भाषा में जो यूज होते हैं, यही तीनों टेंसेज है, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, है ना। जो पास्ट का पहला भाई है पास्ट इंडेफिनिट, ये भी इसी की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि ये बात करता है प्रेजेंट में और ये बात करता है पास्ट में, राइट। तो पास्ट में जो काम हो गया है, हैपेंड इन द पास्ट, ये टुक इन द पास्ट, ये जो काम पास्ट में हो चुका है ना, उसके बारे में हम लोग जब भी बात करनी होती है तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं।
यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसमें इसकी अगर पहचान की बात करें तो बहुत सारे बुक्स हैं ट्रांसलेशन की, या बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे, बच्चों को पढ़ते हुए देखे, जब ये पूछा कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन बताओ, क्योंकि पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी होता है जब हिंदी में हम कोशिश करते हैं, ट्रांसलेशन में हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि बच्चे ट्रांसलेट गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पहचान में नहीं आता, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता होती है, तो वहां पर वो दिक्कत होती है उन्हें। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश भी अगर आपको बनाना हो, राइट, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ताहे ती है ताहू होती है, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, राइट। लेकिन जब बुक्स में हम कोई सेंटेंस पढ़े तो वो भी पहचान में आ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके लिए उसके मेन भाग में एसीएस लगा होगा और किसी में नहीं लगा होगा। तो उसी तरीके से जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उसमें भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे छोटा, जैसे इसका कितना छोटा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उसी तरीके से ये भी बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, V2। सर वर्ब का ही सेकेंड फॉर्म यूज करना है। जब भी बात करनी होगी पास्ट की, जब भी बात करनी होगी पास्ट की, यानी बीते हुए बात की, जो भी कहानी, जो भी चीजें आप बोलना चाहते हो, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन का सेकेंड फॉर्म कर दो, सेकेंड फॉर्म लिख दो, आपकी बात ऑटोमेटिक पास्ट में हो जाएगी, यानी हैपेंड इन द पास्ट, ऑटोमेटिक हो जाएगा सेंटेंस। जैसे मैंने कहा आई, कोई सब्जेक्ट कुछ भी हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप यूज कर देना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपको आपके पास तैयार रहेगा। जैसे आई कहा, गो का गोल, आई गो, बट यहां पर आई गो लिख देते हैं हम, लेकिन इसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। इसके लिए आपको वर्ब के तीनों फॉर्म आपको याद करने होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको रट लेना आप, जितनी जल्दी रट लोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा ये चीज। ओके, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज की जाती है। और इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वोवेल साउंड आता है। क्या आता है, वोवेल साउंड आता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई साउंड वोवेल साउंड से होगी लास्ट में आएगा, है ना, राइट, इस तरीके का अगर साउंड आता है तो आप समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। बहुत बच्चों को देखा मैंने, सर आ था, ई थी, ये थे, है ना, इस तरीके से ना रटते हुए। तो नहीं, आज से बहुत ट्रिकली मैंने आपको एक चीज बता दिया कि अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन, अगर हिंदी में पहचान आपको समझने की जरूरत पड़े पास्ट इंडेफिनिट का, राइट, तो देख लेना उसकी हिंदी के लास्ट में आ ई, यानी कोई वोवेल साउंड, यानी वोवेल साउंड आएगा, यानी स्वर ध्वनि आएगी। जैसे मैंने कहा सर मैंने रोटी खाई, खाई, तो अंत में क्या आया, ई, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। वह वहां गया, राइट, वह वहां गया, अंत में क्या आया, आ, यानी दैट्स मीन आया, वोवेल साउंड आया, तो इसका मतलब वो सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल देखते ही समझ जाना, डाउट नहीं देना चाहिए मन में, सर ऐसे हुआ वैसे हुआ, समझ में आया। तो बिल्कुल आपको आज से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सर आज सुबह वर्षा हुई, आज सुबह वर्षा हुई थी, हुई या हुई थी दोनों बात सेम है, हुई, वर्षा हुई, है ना, अंत में क्या आ गया, देखो यहाँ पे वोवेल साउंड आ गया ना, हुई, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है, बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ध्यान रख लेना। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में और बुक्स में अगर किसी भी सब्जेक्ट के बाद इसमें फ्रीडम है आपको, उसमें तो फ्रीडम नहीं था ना कि वर्ब 1 वर्ब 5 कहां लगेगा, लेकिन इसमें आप फ्री हो, क्या हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना, ऑटोमेटिकली बात पास्ट में चली जाएगी, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लिखने के लिए आपको सिर्फ उस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। अगर आपसे कोई भी पूछता है सर आई वेंट, आई टॉट, टीच मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, लेकिन मैंने पढ़ाया था, राइट, यानी मैंने पढ़ाया, अंत में क्या आया, देखो आ, वोवेल साउंड से एंडिंग हुई ना, तो इसका मतलब मैंने पढ़ाया, सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। तो हिंदी में तो समझ गए, लेकिन क्या इंग्लिश में आप समझ पाए कि सर, देखते ही बुक्स में आप समझ पाएंगे कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि आपके एग्जाम में पैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते कि सर किस टेंस का सेंटेंस है। कहीं भी देखोगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी, आप कह देना सर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। दीपक सर ने बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट का सेंटेंस है।
आज से ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात होगी तो बस ऐसा ध्यान रखना, सर वॉवेल साउंड आ रहा है अंत में, मैं पढ़ाया, गई, आई, सुनाई, गाया, घूमा, पढ़ा, आया, है ना, ये सब जो एंडिंग हो रही है एक वॉवेल साउंड से हो रही है, इसका मतलब है कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है? और स्ट्रक्चर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रख लेना। ओके, चलिए अब हम इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी। तो उसमें हमने देखा था ना एक चीज, क्या देखा था, सर डू और डज आ रहा था हेल्पिंग वर्ब, तो डू और डज प्रेजेंट में आ रहा है, तो उसी डू का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट में क्या होना चाहिए था सर, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी, है ना, क्या आएगी बाबू, ध्यान रखना, डिड आ जाएगा। जब भी बात करोगे निगेटिव की, निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा जिसमें नहीं लगा होगा, तो उसमें क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, डिड लगा देना, फिर नॉट लगाना, उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। इसमें भी ध्यान रखना, उसमें भी V1 आ रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। लेकिन जहां भी डिड आएगा उस डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। सर आई डिड नॉट गो, आई डिडंट वांट, डिड नॉट को शॉर्ट में, है ना, डिडंट भी बोलते हैं। आई डिडंट वांट, आई डिडंट डू दिस, राइट, आई डिडंट प्ले, मैं नहीं खेला, आई डिडंट गो टू स्कूल, सर आज मैं विद्यालय नहीं गया। तो कितना इजी हो जाता है ना बोलना लिखना। तो डिड के साथ नॉट लगाओ, डिडंट, डिडंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना हमेशा। और लिखते टाइम भी ध्यान रखना कि कभी भी, है ना, डिड के बाद, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म मत लगा देना। बच्चों को मैंने देखा है गलतियां करते हुए, ग्रामेटिकली एरर्स करते हुए मैंने देखा है, पकड़ा है, उन्हें बताया है, समझाया है कि देखो ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे भी मार्क्स काटे जाएंगे। लेकिन बहुत बच्चों ने, बहुत मुझे खुशी होती है कि बच्चों ने मेहनत किया है, अब ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम करते हैं बच्चे, है ना, तो बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार से मैं चाहता हूं आप लोग भी खूब मेहनत करें, इसकी प्रैक्टिस करें, है ना, और डे टू डे लाइफ में इसका यूज करें जितना ज्यादा हो सके, ताकि आप लोगों की भी इंग्लिश बेहतर हो सके और ग्रामेटिकल एरर से आप लोग बच सके। तो करना क्या है, जब भी डिड यूज करोगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। तो सर इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, अभी बताया था ना, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना होता है। तो सर सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो डिड को पहले लिख देना, आप हो गया, बन गया सेंटेंस। डिड यू, कुछ भी, डिड यू गो, गो क्यों गो लिखेंगे, क्योंकि डिड आया था ना सर, यहाँ पे देखो डिड आया था, और डिड जब भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अफर्मेटिव यानी नॉर्मल जब यूज करेंगे तो उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन उसी का पास्ट का ही जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको ध्यान रखना है कि डिड ध्यान रखते हुए, और उस डिड के साथ कॉम्बिनेशन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस सेंटेंस बन, सर डिड आई गो, डिड आई गो, क्या मैं गया, डिड ही कम, केम है, डिड ही कम, क्या वह आया, सर डिड ही नॉट कम, क्या वह नहीं आया, डिड आई कॉल यू, डिड सी कॉल यू, डिड सी कॉल्ड यू नहीं, कॉल्ड यू गलत हो जाएगा क्योंकि डिड बोला ना पहले। तो डिड जब भी आएगा, है ना, डिड जब भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सी डिडंट कॉल मी, कॉल्ड मी नहीं होगा, कॉल मी होगा। सर सी डिडंट कॉल मी, ओके। तो डिड जब भी आएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारा सेंटेंस लीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं WH सेंटेंस की। तो WH सेंटेंस बहुत आसान है, अभी मैंने बताया था कि WH सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ड WH से बने होते हैं। जैसे मैंने कहा सर व्हेन, एक वर्ड ले लिया मैंने व्हेन, और मैंने बताया था भी रूल्स कि जब भी कोई WH वर्ड आता है तो WH वर्ड पहले ही आता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, क्यों, कितना, कुछ भी हो, इसकी इंग्लिश पहले आपको लिखनी होगी और पहले ही आता है ये। तो व्हेन लिख दिया, व्हेन डिड, उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है। मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो याद रखना व्हेन डिड आई, क्यों, क्योंकि उसके बाद ही हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो व्हेन के बाद यानी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिक्स्ड, राइट हुआ है ना। अगर व्हेन आई डिड कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। अगर मान लो डिड व्हेन आई या आई व्हेन डिड, अगर ऐसे कर दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सीक्वेंस है जिसमें आपको फॉलो करने होते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको लेकर चलना होता है। अगर सीक्वेंस तोड़ोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर्स हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, इसी से बचना, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। खूब बोलिए, खूब सारे सेंटेंस बनाइए। व्हेन डिड आई कॉल यू,
व्हेन डिड आई कॉल यू, डिड आई कॉल यू, डिड आई कॉल यू, डिड आई टीच यू, डिड आई गो देयर। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए। जितना ज्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करेंगे, टच में रहेंगे, तो डेफिनेटली उतना ही ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स बढ़ती जाएगी। तो आप पहले लिखो, खूब सारा लिखो, है ना, टाइम दो। क्योंकि जितना आप लिखोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा, रीचेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिड कहीं था, लिखा था मैंने तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई थी, तो उसको आप फिर सॉर्ट आउट करोगे। जो एरर्स होंगे, फिर जो शॉर्ट कॉमिंग्स होंगे उसको आप रिमूव कर पाओगे। जब तक आप लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, गलतियां करोगे नहीं, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। बहुत बच्चे कहते हैं सर डर लगता है, गलतियां करेंगे। अरे जो गलतियां नहीं करेगा वो कहां से सीखेगा? तो गलतियां करने वाला है इंसान, लाइफ में सक्सेस करता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे इसके कुछ रूल्स थे, कुछ केसेस थे, तो इसके भी कुछ केस हैं, है ना। इनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। कहता है केस 1, इट इज यूज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गॉट कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये कहता है कोई भी बात अगर पास्ट में कंप्लीट हो गया ना, तो उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, कंप्लीटेड इन द पास्ट। जैसे कहा मैंने एक सेंटेंस है ना, यू स्कोर्ड बेटर इन दिस एग्जाम्स, है ना। तुमने कहा बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत अच्छा स्कोर किया तुमने इस एग्जाम में। तो ये क्या था? पास्ट की बात, बहुत अच्छा स्कोर किया, राइट, ये बहुत अच्छा स्कोर किया था परीक्षा में। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, और जब भी पास्ट की बात आती है तो वहां पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, यहाँ पर स्कोर के जगह पर यहाँ पर स्कोर्ड लिखा हुआ है, और स्कोर्ड आप देखते ही पहचान जाना कि सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्कोर्ड वर्ब की। क्योंकि आपको वर्ब के फॉर्म रटने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि सर ये सेकंड फॉर्म था। और सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी हो, अगर सेकंड फॉर्म आ गया यानी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। इधर क्या लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां देख लो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सब्जेक्ट इधर कुछ भी हो, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, राइट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लिखेंगे, उसको खूब प्रैक्टिस करेंगे। डिड यू सी माई यूट्यूब चैनल, राइट, है ना। नहीं भी देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को, जो बच्चे ये कहते थे, जो आपके दोस्त कहते थे कि बहुत बार मैंने टेंस पढ़ा लेकिन हर बार टेंशन रह जाती है, समझ में नहीं आता है स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी भेजिए ताकि वो भी आज से उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 कहता है टू एक्सप्रेस विश, इमेजिनेशन, बिलीव, रिक्वेस्ट एंड ईटीसी। यानी अगर कोई पास्ट में कोई भी अब विश की बात करें, कोई इमेजिनेशन की बात करें, बिलीव की बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां भी आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई विश आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर विश कर रहा है ना, विश कर रहा है, तो विश पास्ट की कर रहा है, काश, है ना, मेरी इच्छा है कि आई मेड अ लॉट ऑफ मनी है, राइट। तो ये हमारी क्या है, विश इन द पास्ट, दैट्स मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है कुड यू डायल अ फोन नंबर, क्या मैं फोन नंबर डायल कर सकता हूँ? तो ये पास्ट की बात करते हैं, तो वहां भी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में भी कोई अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे कुड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इसका आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इन सेंटेंसों का, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट का खूब आप प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाइए। जितना आप सेंटेंस बनाइएगा उतना ही यूजफुल रहेगा। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमसे जरूर पूछिए। और कोई भी टॉपिक पे आपको, ग्रामर के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे इस टॉपिक्स में दिक्कत है ना। नेक्स्ट मेरा क्लास उसी टॉपिक पे होगा। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अब फ्यूचर टेंस पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जिसके बारे में मैं बता दूं, फ्यूचर का ये पहला टाइप, जैसे सबका मैंने आपको बताया, प्रेजेंट का पहला टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला भाई पास्ट इंडेफिनिट, वैसे ही फ्यूचर का पहला भाई फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर। और मैं बार बार यही इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब के 4 टाइप्स है, यानी 4 भाई, यानी टोटल आपको टाइप्स 12 पढ़ने होते हैं, राइट। लेकिन इन 12 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही तीनों, और सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। अगर ये पढ़ ले तो 60 to 70% टेंसेज आपका कवर हो जाता है। लेकिन एक बार में बहुत सारी चीजें जब हमारे माइंड में आती है तो आउट ऑफ माइंड हो जाता है, फिर वहां पर हमसे गलतियां होती हैं, फिर हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टेंसेज के बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर पार्ट 2 में आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कब चाहिए, तो पार्ट 2 भी बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, राइट।
चलिए हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में पहला आपका आता है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। और फ्यूचर की खास बात है, अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कुछ नहीं होता है, इसमें गागेगी होता है लास्ट में, है ना। जब भी बात आएगी गागेगी, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, कल स्कूल खुलेगा, है ना, हम लोग कल पटना जाएंगे, सबके लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि गागेगी आ रहा है। यानी हिंदी आइडेंटिफिकेशन यानी अंत में, वाक्य के अंत में गागेगी अगर आता है, राइट, तो वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर टेंस के होते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं, याद रखेंगे आप। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट याद रखेंगे, जहां भी बात आएगी गागेगी की तो वहां हम शैल और विल का यूज करेंगे, राइट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। शैल और विल, शैल और विल का ध्यान रखना है जहां भी बात आएगी गागेगी। अब हो क्या गया है, कहीं बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा या बुक्स में लिखा भी होता है क्या कि सर शैल का यूज ना होता है ना, आई और वी के साथ होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। और होता भी है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, लेकिन आजकल की जो इंग्लिश हो गई है ना, उसमें शैल की कहानी लगभग खत्म हो गई है। कहीं भी यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, है ना, यहाँ पे देखिएगा आई विल लिखा हुआ है आपके, जस्ट मैंने एग्जांपल में एक चीज लिख रखा है, आई विल बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पर आई के साथ, यहाँ तो इसने कहा कि आई और वी के साथ शैल लगता है रूल्स में, लेकिन आई के साथ यहाँ विल लगाया गया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी, है ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया होगा, थोड़ा डर भी। और एक और जो गाइड्स था, एक तरीके से कह सकते हो इंस्ट्रक्शन, कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सर वो शैल कहाँ लगा है, विल कहाँ लगा है, वो डाउट खत्म। समझ लो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप विल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर की कोई भी घटना हो, है ना, कोई भी घटना अगर उसको बनाना है, उसको बोलना है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करो, हाँ, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो, ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके कुछ केसेस के बारे में। क्यों? क्योंकि जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ये इसका यूज कहाँ होता है, तो कहता है कि एन एक्शन इवेंट दैट, है ना, विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। कोई भी बात अगर फ्यूचर में हो रही है या फ्यूचर में होगा, है ना, इस तरीके की अगर बातें आती है तो वहां पे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस के थ्रू, आवर एग्जाम्स विल बिगिन ऑन थर्सडे, यानी कह रहा है कि हमारा एग्जाम जो होगा थर्सडे को शुरू होगा, राइट, थर्सडे को शुरू होगा। यानी क्या कह रहा है, फ्यूचर इवेंट की बात कर रहा है, जो क्या कह रहा है कि फ्यूचर में सर होगा, हमारा एग्जाम जो हो गया थर्सडे को होगा, राइट। तो जब भी बात फ्यूचर की होगी यानी गागेगी की बात होगी, है ना, या कोई इवेंट ऐसा जो होगा जो फ्यूचर में लिया गया है ना, कोई भी एक्शन फ्यूचर में जब बात करेगा तो वहां पे हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, और उस सिंपल फ्यूचर में आपको विल लगाना होगा, यानी शैल और विल आप यूज करोगे, सेंटेंस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स। माय फादर विल टेल मी स्टोरी टुनाइट, कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ना सर आज रात में मुझे कहानी सुनाएंगे, यानी हम कह रहे हैं सुनाएंगे, हो सकता है कि सुनाएंगे भी नहीं, लेकिन फ्यूचर की बात करें कि सुनाएंगे। जब भी बात आएगी गागेगी की तो वहां पर आपको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब विल। ओके, तो माय फादर विल टेल यानी कहेंगे, बताएंगे, टेल मी स्टोरी, है ना, टुनाइट। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर की, और फ्यूचर के साथ हमेशा मैंने बता दिया, अब आपको चिंता नहीं करनी है कि विल का यूज कहाँ आएगा, है ना। तो विल और शैल में आपको अब डाउट नहीं रहना है, कोई भी सब्जेक्ट आएगा विल लगाना, है ना। और वैसे अगर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दो टाइप के इंसान होते हैं, जो आपके कुछ दोस्त हैं या कुछ फॉर्मल लोग हैं, जैसे रिस्पेक्टेड पर्सन, है ना, तो उनमें थोड़ा सा आप बात करते टाइम, है ना, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। शैल का यूज जैसे आपके जो दोस्त वगैरह हैं, राइट, उनमें आप शैल का यूज कर सकते हैं, और जो फॉर्मल लोग हैं, राइट, फॉर्मल लोग हैं, कोई रिस्पेक्टेड लोग हैं, तो उनके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो आप उनके साथ विल का यूज करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, है ना। ये कहता है कि कोई भी फ्यूचर में अगर हम कोई गेस करते हैं, कोई प्रेडिक्शन, राइट, प्रेडिक्शन या एक्सप्रेस, है ना, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स एंड स्टेट फ्यूचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, या रिजल्ट और पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं,
कोई भी, है ना, यानी कोई भी भविष्य में, कोई फ्यूचर में हम पॉसिबिलिटीज की, रिजल्ट्स की, ये स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, या कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या इन सब चीजों को एक्सप्रेस करना होगा, कोई गेस कर दिया मैंने कि हाँ सर ऐसा होगा, राइट, तो उनके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इन 2025 आई विल बिकम अ डॉक्टर, कह रहा है सर 2025 में मैं डॉक्टर बनूंगा। इसने क्या किया, गेस कर दिया, प्रेडिक्शन कर दिया, है ना, गेस किया कि सर मैं बनूंगा, प्रेडिक्शन कर दिया, है ना, या पॉसिबिलिटी बता रहा है कि सर मैं बनूंगा ऐसा, तो इसके लिए फ्यूचर टेंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट विल ओपन मोर स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कह रहा है कि सर सरकार जो है ना अगले आने वाले महीनों में, है ना, आने वाले कुछ सालों में, है ना, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोलेगी, राइट, तो खोलेगी यानी बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, किसी कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, राइट, या कोई गेस कर रहे हैं कि ऐसा करेगी, तो उनके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो विल लगा देना, बात हमेशा गागेगी नहीं चली जाएगी, बात होगी फ्यूचर की। अगर आप ऐसे सेंटेंस खूब लिखो, पहले खूब प्रैक्टिस करो, बोलो, लिखो, इसके सब्जेक्ट चेंज करके कोई भी सब्जेक्ट लेकर, इधर कोई ऑब्जेक्ट लेकर खूब प्रैक्टिस करो, बनाओ, जितना आप बनाओगे, जितना आप टाइम दोगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। क्योंकि अगर आप चाहते हो इंप्रूवमेंट और जल्दी चाहते हो कि मुझे जल्द से जल्द अगर अच्छा रिजल्ट मिले और बेहतर रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आपको कलम कॉपी तो उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, बोलिए, लिखिए, बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद सोचोगे, पहले हो सकता है गलतियां हो, गलतियां करो, है ना, कहते हैं फेलियर्स, है ना, होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर्स बनो, जब तक फेलियर्स नहीं बनोगे तब तक सक्सेसर नहीं बन सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते लाइफ में, है ना, तो आप जितना हो सके आप मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेहनत से डरना नहीं है, भागना नहीं है, टाइम दो, टाइम देते देते एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप भी परफेक्ट बनोगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, बोलने का, लिखने का, लिखो जितना ज्यादा हो सके, विल का यूज करो, कोई भी सब्जेक्ट हो विल लगाओ उसके साथ, है ना, इसकी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो चलिए, कैसा क्लास लगा, अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा कि कैसा वीडियो लगा, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए और सारे जगह पर इसको भेज दीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका पार्ट 2 कब चाहिए आप लोगों को। थैंक यू हमारे चैनल्स में बने रहने के लिए।